अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th के जनरल साइंस में चूंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ रहे थे तो आज हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन साइकिल और इसके साथ साथ ऑक्सीजन साइकिल भी हम इसी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे हमने ऑलरेडी वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा, ठीक उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि कार्बन लगभग हर किसी उस चीज में कार्बन पाया जाता है जिसमें कंबशन होती है, यानी जो जलता है और फिर फ्लेम देता है। हर कोई वो चीज जिसको हम जला सकते हैं उसमें कार्बन मौजूद होता है। और अगर हम देखेंगे कि इसकी जो दो एलिमेंटल फॉर्म्स हैं, 8th क्लास में भी हमने पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में, तो वो होती है डायमंड एंड ग्रेफाइट। और डायमंड एंड ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी हमने वहां पे पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। तो इसी तरह से ये बिल्कुल एलिमेंटल, यहाँ पे सिर्फ कार्बन ही मौजूद होता है। बाकी जितनी भी चीजें हैं जैसे कोल है, कोक है वगैरह, उन तमाम चीजों में कार्बन पाया जाता है। और कार्बन जो है ना, ये सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म में नहीं बल्कि ये कंबाइंड स्टेट में भी होता है। कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है कि जब ये किसी और एलिमेंट के साथ कोई कंपाउंड बनाता है। जैसे हम मिसाल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी यहाँ पे एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिले हुए हैं। इसी तरह से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हम देखते हैं कि क्या होता है कि एक ऑक्सीजन एटम एक कार्बन एटम के साथ मिला हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें तमाम वो चीज़ें आती हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। जैसे हमारे पास प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, विटामिन्स है। तो उन तमाम चीज़ों में जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा जब हम मेन जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिंदा रहने के लिए और जिंदा रखने के लिए, यानी प्लांट्स में जिंदा रहने के लिए और दूसरे फिर जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है उन को जिंदा रखने के लिए जो फूड वहां से बनता है, तो वहां पे भी यूटिलाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मींस कार्बन यूटिलाइज्ड। और जो वहां से निकलता है ग्लूकोज C6H12O6, तो उसमें भी आप देखेंगे कार्बन ही है। फिर जो इससे बाकी मैलिक एसिड वगैरह बनते हैं तो उनमें भी वो तमाम जो है वो कार्बन कंपाउंड्स है। तो अब मसला है यहाँ पे हमें साइकिलिंग के बारे में पढ़ना है कि अगर कार्बन किसी चीज में था और उसको चाहिए होता है ऑक्सीजन, किसके लिए? कंबशन के लिए। ये ऑक्सीजन जब इसके साथ मिलता है तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। लेकिन अगर ये बहुत ही ज्यादा डिफिसिट हो, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम कंसंट्रेशन में मौजूद हो किसी जगह पे ऑक्सीजन, तब जाके क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक पॉइजनस गैस है। और इसकी एफिनिटी भी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के मुकाबले में हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। ये भी हमने 8th क्लास में पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम साइकिल की बात कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन जो किसी चीज में मौजूद था, तो जब इसकी कंबशन हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ चला जाता है? वो एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में यहाँ से प्लांट्स इसको, इट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स जो है ना, वहां से जब प्लांट रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं तो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं इस चीज को बाय मीन्स ऑफ, जहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल मौजूद होगा, तो बाय यूटिलाइजिंग 6 molecules of water and 6 molecules of carbon dioxide, they give rise to 6 times oxygen and जो वहां से ग्लूकोज निकलता है C6H12O6। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज निकला इसमें कार्बन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, यानी इसमें दोनों साइकिल्स आते हैं।
ऑक्सीजन भी मौजूद है और कार्बन भी मौजूद है। साथ साथ में जो एक्सेल यहाँ पे ये जो हमारे एटमॉस्फेयर को वहां से वापस मिला, दैट इज 6 टाइम्स ऑक्सीजन। और ये 6 टाइम्स ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में, चूंकि ऑक्सीजन भी 21% मौजूद होता है, तो वो उसी के साथ मिलके फिर जो लिविंग बींग्स है, एनिमल्स है वगैरह है, जिनमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उनमें ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होके वहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स रिसाइकलिंग होती है वहां पे। इसी तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो जब वो डेड हो जाते हैं, मीन्स अब डेथ के बाद चूंकि उनकी डिकेइंग होगी, फिर वो डिकम्पोज हो जाएंगे, तो उनमें जो कार्बन कंटेंट मौजूद होता है वो चला जाता है सॉइल में। और सॉइल से फिर कहाँ में, कहीं पे सॉइल से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे प्लांट्स की सूरत में, प्लांट्स वहाँ से प्लांट्स में चला जाएगा, या फिर वहाँ पे जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, उनकी सूरत में। और इसके साथ साथ जो निचली सतह होती है हमारे क्रस्ट की, अगर कहीं पे कोई नेचुरल जैसे वोल्केनिक एरप्शंस वगैरह, तो कोई किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से बहुत ही गहरे सतह पे चला गया ये फ्लोरा और फोना, जो प्लांट्स है हमारे या जो एनिमल्स है, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन तो नहीं होगा अर्थ की सरफेस के अंदर, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये जो कार्बन है ये चेंज हो जाता है कोल और पेट्रोलियम में। तो वो भी हमने क्लास 8th में पढ़ लिया था कि कैसे कार्बन कंपाउंड्स जो कोल एंड पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल्स, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि जो कार्बोनेट्स होते हैं वाटर में, तो उनसे फिर लाइमस्टोन वगैरह उनमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बन। तो इस तरह से कार्बन की साइकिलिंग होती है। और साथ साथ में इसके साथ ऑक्सीजन, जो कि हमारी जिंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा है, तब तक कोई भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है जब तक न ऑक्सीजन मौजूद हो। तो इनहेल जब ऑक्सीजन होता है तो वापस में कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में, यानी हम कहते हैं कि कार्बन का ऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे कि जो भी जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स है, जैसे कि हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, लिपिड्स है, फैट्स होते हैं, तो उन सब में ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। तो लिहाजा जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म को कैरी करने के लिए ऑक्सीजन निहायत ही ज़रूरी है। और ये ऑक्सीजन भी वहाँ से साइकिलिंग करता रहता है। तो इसके बाद जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो जनरली जो हमारा ऑक्सीजन एटम होता है, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की सूरत में ज़्यादातर मौजूद होता है, जिसको हम ऑक्सीजन ही बोलते हैं, O2। लेकिन अगर ये O3 की सूरत में होगा, इसको हम कहते हैं ओजोन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। हालांकि जब हम ओजोन की बात करते हैं तो ये एक पॉइजनस गैस है, यानी अगर ये हमारे अर्थ की सरफेस के बिल्कुल ऊपर मौजूद होगा तो ये एक पॉइजनस गैस है तब तक। लेकिन जब यही ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में चला जाता है, तो वहाँ पे जो लेयर बनती है उसको हम नाम भी देते हैं ओजोन लेयर। तो ये बहुत ही फायदा देती है पूरे प्लेनेट को। कैसे फायदा देती है कि हमारे सन से जो रेज आती है, जो रेडिएशंस आती है, क्योंकि उनमें एक तो हमने पढ़ लिया था कि एक तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, वेवगाइड जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा जिन रेज की फ्रीक्वेंसी, जो ये वेवलेंथ जो है रेड से ऊपर होगी, उनको हम कहते हैं इंफ्रारेड, और जिनकी वायलेट से कम होगी उनको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जिनको हम यूवी रेज भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये बहुत ही खतरनाक है लिविंग बींग्स के लिए, कि अगर ये डायरेक्टली जो लिविंग बींग्स है ये एक्सपोज हो जाएंगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस पे, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। जैसे कि अगर एनिमल बॉडी पे ये
यूवी रेज जो है ना ये पड़ जाएंगी, तो उनमें अगर ह्यूमन्स पे तो वहाँ पे स्किन कैंसर हो सकता है। इसी तरह से जो वेजिटेशन है किसी जगह की वो भी बर्बाद हो जाएगी। तो लिहाजा इस ओजोन लेयर को बरकरार रखने के लिए, यानी अपनी कंसंट्रेशन में, अपनी शेप में बरकरार रखने के लिए हमारा भी कुछ अहम रोल बनता है। अब हमारा कैसे अहम रोल बनता है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसमें हम जैसे रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, एसीज यूज़ करते हैं वगैरह, तो वहाँ पे से जो हमारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको हम कहते हैं CFCs, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बनस। कार्बन के साथ अगर क्लोरीन और फ्लोरीन मिल जाए तो हम उनको कहते हैं, उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बनस। तो एक्चुअली ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बनस है ये इस ओजोन के साथ O3 मॉलिक्यूल के साथ, यानी ट्राइएटॉमिक जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, इसके साथ ये रिएक्ट करके इसको डिप्लीट करते जा रहे हैं, यानी इसकी कंसंट्रेशन अब खत्म हो जाएगी। अब ये CFCs जब इस लेयर में पहुंच जाते हैं तो ओजोन वहां पे कम होता जाता है। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जैसे कि एंटार्क्टिका में एक, जिसका ओजोन होल नाम दिया गया, होल तो हम छेद को बोलते हैं, कि जैसे ओजोन लेयर में एक छेद हुआ है, तो एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था कि ये जो ओजोन की लेयर है ये थिन होती जा रही थी और बहुत ही ज्यादा थिन हो गई थी। तो वहां से डायरेक्टली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो जमीन की सरफेस पे डायरेक्टली वहां पे आ जाएंगी जहां पे ये बहुत ही ज्यादा थिन होगा, जिसको हम ओजोन होल बोलते हैं। तो इस तरह से चूंकि हमारा प्लेनेट डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, लिहाजा बहुत ये नामुमकिन है फिर कि यहाँ पे कोई जिंदगी बाकी बचे। तो लिहाजा इसको बरकरार रखने के लिए, अपनी इसकी जो मिकदार है ओजोन की उस लेयर में, उसको बरकरार रखने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाने हैं जिनसे कि हमारी इंडस्ट्री से, हमारे रेफ्रिजरेटर से, या घरेलू जो भी हम सामान यूज़ करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बनस की ये जो मतलब कंसंट्रेशन है वो ना निकले, क्लोरोफ्लोरोकार्बनस वहाँ से रिलीज ना हो। तो इसके लिए अब जो न्यू टेक्नोलॉजी में कुछ बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे इस पे बहुत ही ज़्यादा डिस्कशंस हो गए, और फिर एक नई टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, उसकी बदौलत से कुछ रेफ्रिजरेटर्स वगैरह डेवलप हुए हैं, तो जिनको हम, हालांकि वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन जिनको हम यूज़ करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अपने एटमॉस्फेयर को और ओजोन लेयर को बचा सकते हैं।